तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 16 मीन एंड मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को एक सिंपल मीन निकालने के लिए सिखाया था कि जब आपके पास अनग्रुप्ड डाटा गिवन हो, ऑब्जर्वेशंस गिवन हो, तब किस तरीके से मीन निकाल सकते हैं। और साथ ही सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए थे 1 to 4। और अब बारी है आगे, हमारे पास 3 मेथड और डिस्कस करने किसके, मीन के। तो उनके आपको सबसे पहले ये बता दो कि मीन का आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मीन के हमारे पास 3 मेथड है। एक तो आपके पास डायरेक्ट मेथड है, समझ में आ रही है बात। एक क्या आपके पास डायरेक्ट मेथड है, उसके बाद दूसरा आपके पास था अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या था आपके पास? अज्यूम्ड मीन मेथड। और जो तीसरा था आपके पास, उसका नाम था आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, समझ में आ रही है ना बात। चलिए अब इन तीनों का जो फॉर्मूला रहता है वो सबसे पहले बता दो, और उसको किस तरह से हम अप्लाई करेंगे वो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। तो मीन को हम एक्स के ऊपर बार से रिप्रेजेंट करते हैं, बता ही रखा है। उसका फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई, समझ में आ रही बात। और सिग्मा का मतलब भली बातें आप परिचित होंगे पिछले वाले वीडियो से। चलिए दूसरा आपके पास एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला एक्स के ऊपर बार, फिर आपके पास ए, आप यहाँ पे कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए, दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। और इसका मतलब तो एज्यूम्ड वैल्यू, बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएगी कि किस टर्म्स का क्या मतलब है, उसकी टेंशन नहीं लीजिए। याद जाएगा ए प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई और डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई। क्या इतनी बात समझ में आ गई? और यहां से हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड का निकल कर आता है ए प्लस का सिग्मा एफ आई एक्स आई और डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई, और साथ में आपके पास इसमें एक एक्स्ट्रा चीज रहता है दैट इज एच। अब ये क्या है एच, है ना, वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स। तो चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं डायरेक्टली सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 5 पे। तो जैसे मैं आपको सॉल्व एग्जांपल नंबर 5 करवा दूंगा, आपके जो सारे डाउट होंगे ये टर्म्स क्या हैं, कौन कौन से क्या क्या हैं, हालांकि अभी यहीं तक करेंगे, ये वाला और ये वाला जब हम आपको अज्यूम्ड मीन मेथड और डेविएशन मेथड बताएंगे, अभी इसी वीडियो में बता देंगे मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में तो कंफर्मली ये दोनों डिस्कस कर ही लेंगे साथ में। अभी जो मेरा मेन टारगेट है वो मीन निकालना है, डायरेक्ट मेथड से वो बताना है, ठीक है। अगर टाइम के हिसाब से चेकआउट करेंगे तो इसको एक बार क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए मीन का फॉर्मूला, है ना, अच्छे से। तो मीन का फॉर्मूला आपको बता दिया है ना, 3 अलग अलग मेथड से हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं डायरेक्ट मेथड के पास। तो एग्जांपल नंबर 5 डायरेक्ट क्वेश्चन से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आ जाओ भाई। तो एग्जांपल नंबर 5 जो है, एग्जांपल नंबर 5 है ना, आ जाओ भाई, किधर है, इधर। तो एग्जांपल नंबर 5 में आपके पास कुछ एज गिवन है ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, है ना, 40 स्टूडेंट हैं, उनके क्या गिवन है आपके पास, एज गिवन है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये आपके पास पहले लिख देता हूँ, एग्जांपल नंबर 5 है, ये आपके पास एज है, और एज जो आपके पास ईयर्स में है, किस में आपके पास, ईयर्स में, साल में, है ना, महीने में, दिन में नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो तो नंबर में ही रहेंगे, उसको कोई यूनिट नहीं दे सकते, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। यूनिट क्या, ठीक है ना। चलिए मेजरमेंट के लिए तो एज जो है वो कुछ इस तरह के, और इसको हम बोलते हैं एक्स आई। क्या बोलते हैं हम इसको, एक्स आई। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं एक्स आई। क्यों बोलते हैं वो चीज़ भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अच्छा, एक्स के क्या क्या वैल्यूज है वो देख लीजिए, 12 से लेकर 17 तक है, मतलब 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 16 है, और फिर 17 है। उसके बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी है ना, 6 8 5 7 9 5, 6 8 5 7 9 5। फिर से एक बार मैच कर लेते हैं, 6 8 5 7 9 5, बिल्कुल सही। और ये टोटल ऐड करके टोटल 40 स्टूडेंट्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, मतलब 6 8 14 5 19 7 26 और 5 31 और 9 40। टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे कितने होंगे आपके पास, 40 होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब बताते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ पे गिवन होंगे उनको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, उसमें हमने आई क्यों लगाया हुआ है, आई क्या रिप्रेजेंट करता है, आई रिप्रेजेंट करता है एक नंबर्स को बेसिकली, कि कितने फ्रीक्वेंसीज हो रहे होंगे, लाइक दिस, जैसे कि फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6, टोटल यहाँ पे 6 अलग अलग है ना। तो आई बताएगा, अगर आप F3 की बात कर रहे हैं,
तो 1 2 3 आप 5 नंबर की बात कर रहे हैं, इस वाली फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात। तो बेसिकली आई लगाने का मतलब वो एक वेरिएबल की तरह एक्ट करता है जो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हो रहे होते हैं। सिमिलरली एक्स में भी एक्स होता है आपके पास मिड पॉइंट, किसका, क्लास इंटरवल का। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कह रहा हूँ क्या कहते हैं उसमें, हाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में, उसमें मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया कि क्लास इंटरवल वगैरह सारी चीजें क्या होती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, राइट। तो क्लास इंटरवल का अगर हम मिड पॉइंट निकालते हैं, वहां पे आपको सिखाई रखा ऑफकोर्स, समझ में आ रही है बात। तो वो जो चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सआई कहते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक्सआई गिवन होंगे, तो टेंशन तो लेना ही नहीं है, समझ में आ रही है बात। यहाँ पे आपको टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारे पास एक्सआई हो गया, और आई इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि मोर देन 1x है आपके पास, बहुत सारे मिड पॉइंट्स है आपके पास, इसीलिए आई, ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए, अब ये जो चीज़ है वो इसके साथ का, ये इसके साथ का, ये इसके साथ का, ये इसके साथ का, ये इसके साथ, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। कि जब XI 12 था तो उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी कितने थे, बेसिकली 6 थे, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। चलिए, अब मैं अभी आपको बताया कि जो मीन का फॉर्मूला रहता है अपने पास, मीन का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है सिग्मा FI XI और डिवाइडेड बाय में सिग्मा FI। तो हम मीन सर निकालेंगे कैसे, तो सिंपली देखिएगा, सिग्मा का मतलब समीशन हो गया, जोड़ने का हो गया, लास्ट वीडियो में बता दिया है। अच्छा, अब ये जो FI और XI है, आपको तो यहाँ पे दिखाई दिया मैंने कि FI क्या है और XI क्या है। हमेशा डायरेक्ट मेथड के केस में आपको XI और FI गिवन होंगे, मतलब यहाँ पे जो पहले जी चीज गिवन होगी वो आपके पास XI होगी, और ये जो नंबर के टर्म में चाहे वो किसी भी चीज का नंबर होगा वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आपको FI और XI तो पहले से ही मालूम होगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें मीन निकालने के लिए क्या चाहिए, बस उसको देखना है और कुछ नहीं। तो मीन निकालने के लिए मुझे FI और इंटू में XI चाहिए, इनके बीच में कुछ नहीं है, तो क्या आपके पास मल्टीप्लाई है। तो FI और XI को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, समझ में आ रही है। उसके बाद सबमिशन का मतलब उन्हीं को क्या कर देना, जोड़ देना, ठीक है। चलिए, तो FI और XI के लिए आपको एक अलग से यहाँ पे टेबल बनानी पड़ेगी, कुछ इस तरीके से कॉलम, बेसिकली FI और ये हो गया आपके पास XI। चलिए, FI और XI मतलब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 12 5 60, 12 6 72, 72। फिर यहाँ पे 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 104। फिर आ जाएगा 14 5 70, ऐसे करके कोरेस्पॉन्डिंग वाले को मल्टीप्लाई करते जाना है। फिर 15 7 105, फिर कितना आ जाएगा, 16 दे 160, 16 9 144, फिर कितना आ जाएगा, 17 5 85। इस तरीके से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को। तो ये जो निकल कर आएगा वो होगा FI और XI। क्या इतनी बात समझ में आ गई। देखिए, अब हमारा काम जो है वो हो गया है। डायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूं मैं, समझ में आ रही है ना बात। अब समझिएगा, इसके पहले लगा सबमिशन, मतलब यहाँ पे सबमिशन लगाना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। सबमिशन का मतलब क्या है, आपके पास जोड़ देना पड़ेगा, ऐड कर दीजिए। तो अगर मैं इस पूरे वैल्यूज को ऐड करता हूँ, देखिए 4 2 6 5 11 15 है ना, और 5 20 के बच गए 0, बच गए 2, 7 2 9, 9 7 16, 16 4 20 और 8 28 के 8 बच गए 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 580, 580 आ गए। तो इनका एक बार चेक कर ले, हाँ इनका भी कितना आपके पास 580। तो ये सिग्मा FI और XI को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब जो हमें न्यूमरेटर में चाहिए वो हमें मिल चुका है, ठीक है। अब नीचे से ये सिग्मा FI, सिग्मा FI मतलब सिग्मा किसके पहले लगा है, FI के। तो जहां FI है उसको जोड़ दो, FI ये रहा, इन सबको क्या करो, जोड़ दो। ऑलरेडी हमें जोड़कर गिवन है, जोड़ ही लिया हमने, है ना। तो अब मीन जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, 580 ऊपर रख दीजिए और इसके जगह 40 रख दीजिए। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, ठीक है ना। चलिए, तो मीन आ जाएगा आपके पास, 0 से 0 को उड़ा दीजिए, 4 से कैंसिल कीजिए एक बार में, 1 बचा 18, 4 चुके 16, फिर पॉइंट लगा दीजिए, 4 5 20, 14.5, 14.5 जो है आपके पास वो इनका एवरेज जो है, जो मीन है वो निकल कर आ चुका है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई। तो हमारे पास आंसर है 14.5। ऑफ कोर्स ये जो एज थे सबके क्या थे, ईयर्स में थे, तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास ईयर्स में। देखिए, एक तो आपके पास सिंपल डेटा गिवन था कि आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन था, उस केस में लास्ट वीडियो मैंने आपको ये वाला डेटा गिवन का बताया ही नहीं था, आपको सिर्फ ये वैल्यूज गिवन होते थे, उनको हम XI बोलते हैं, उनको सबको ऐड करके और 6 से डिवाइड कर देते थे, नॉर्मल आ जाता था आपके पास। बट जब फ्रीक्वेंसीज गिवन हो तो उस केस में हमें इस वाले फॉर्मूले के थ्रू करना होता है, और ये फॉर्मूला आपके पास पहला मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। हमारे पास 2 मेथड अभी और भी हैं, समझ में आ रही है ना बात। तो चलिए, अब डायरेक्ट मेथड के बेस्ड पे आपके पास 2 एग्जांपल्स और भी गिवन है, तो उनको और एक बार हम कर लेते हैं ताकि आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। समझ में आ रही है ना बात।
ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5, नोट डाउन कर लीजिएगा ऑफकोर्स वीडियो को पॉज करके। और अब चलिए, अब जो है एक क्वेश्चन आने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल दे देता है ना, एक नंबर को गायब कर दिया जाता है। तो उस नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, उसके बारे में यहाँ पे भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। अभी तो आपने मीन निकालना सीख लिया एक तरीके से, राइट। अब हम क्या करेंगे, मीन आपको गिवन होगा और कुछ और गायब कर देगा, या तो एक्स में से या तो एफ में से, तो हम उनको वैल्यू निकालना सिखाते हैं आपको। चलिए तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.25। अब आपको मीन मालूम है भाई, है ना, मीन मालूम है, लेकिन हम फिर से मीन निकालेंगे और उसके इक्वल रख देंगे ये चीज। तो चलिए आपके पास जो डेटा गिवन है एग्जांपल नंबर 6 में, उसको देखते हैं क्या गिवन है। तो सबसे पहले xi गिवन है डायरेक्टली, तो xi लिख देता हूं मैं यहाँ पे कुछ इस तरह। वो आपके पास 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, फिर 35 है, फिर 35 है, फिर 40 है, यहीं तक है। चलिए उसके बाद है आपके पास फ्रीक्वेंसीज, तो यहाँ पे fi लिख देता हूँ मैं 8 7 p है, सॉरी। उसके बाद 14 15 6, ये है आपके पास। और आपके पास मीन गिवन है 28.25। आपको जो मीन है, मीन जो आपके पास वो गिवन है 28.25। देन हमें p की वैल्यू पता करना, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो इतना इंफॉर्मेशन गिवन है और p की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए हम जो हमने स्टेप बेसिकली फॉलो किए थे मीन निकालने के लिए, हम फिर से वही स्टेप को फॉलो करेंगे, कुछ इधर उधर नहीं भागेंगे। समझ में आ रही बात, अपने रास्ते से इधर उधर आपको नहीं भटकना है। तो मीन निकालने का सबसे पहले तो अगेन फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय में सिग्मा fi, बोलिए भैया कोई प्रॉब्लम। ये है आपके पास मीन निकालने का फॉर्मूला। हमें मीन तो पहले से ही पता है, बस हमें क्या करना है, ये दोनों चीज़ चाहिए, और इन दोनों के लिए मुझे fi xi मालूम है। तो मैं यहाँ पे सिग्मा fi xi, आप इसको सिग्मा xi fi भी बोल सकते हैं, आगे पीछे लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना रहता है। तो ये कॉलम एक और मैंने बना दिया ताकि ये वाली चीज़ निकल कर आ जाए। सिग्मा तो खैर बाद में लगाऊंगा, अभी तो मैं फिलहाल fi और xi लिखूंगा, जब ऐड कर दूंगा तब सिग्मा लगाऊंगा। समझ में आ रही है बात। चलिए 15 × 120, 20 × 140, और 20 और p को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 20p। क्या आ जाएगा आपके पास 20p। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 14 × 42, 420। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर 35 और 15, 35 25, चलिए 55 25, बच गए 2, 3 5 15 2 17। उसके बाद आ जाएगा 35, या आ जाएगा 5 7 5 12 के 2 बच गए 1 3 4 1 5, 525। कितना आ गया 525, और 6 चौका 24, तो यह आ जाएगा आपके पास 240। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, सिंपल है, डन है। चलिए अब हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें मीन पता है। देख लीजिए अच्छे से, मीन हमें पता है। अब आपको ये वैल्यू चाहिए और ये वाली वैल्यू, अगर मैं fi xi को ऐड कर दूं तो मिल जाएगा ना, तो सिग्मा fi xi मिल जाएगा। ऐड कर दीजिए इनको। ध्यान रहे जिसमें p है मल्टीप्लाइड में, उसको ऐड नहीं करना है, उनको ऐड नहीं करना है, वो साइड में ऐड होगा। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, क्या p की वैल्यू मालूम है? नहीं मालूम ना, तो ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है, इसके साथ वेरिएबल इंक्लूडेड है p, तो ये वाला नंबर इनमें ऐड हो ही नहीं सकता क्योंकि इनकी वैल्यू ही नहीं मालूम। तो साइड में हम प्लस में जरूर लिखेंगे उसको। तो समझाता हूं मैं कैसे ऐड करेंगे। इसको छोड़ देते हैं 0 0 0, ये आ गया 5 तो 5, उसके बाद 4 और 2 6, इसको छोड़ दीजिए 6 2 8 2 10 और 4 14, 4 बच गए 1 1 1 2 1 3 3 3 3, और यहाँ पे भी बचेगा 3 और 4 7 7 5 12 और 2 14, 1445। और आप प्लस में जरूर लिखेंगे ये वाला 20p, क्योंकि अभी फिलहाल नहीं पता कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या, न्यूमेरिक वैल्यू, बट हाँ बाद में जब मुझे p की वैल्यू पता चलेगी तो यहाँ पे पुट करूंगा तो एक नंबर तो आएगा, तो इसमें ऐड होना था ना, दैट्स वाई हम प्लस में इसको लिख देंगे क्या 20p। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए सिमिलरली आपको क्या करना है, ये निकालना है सिग्मा fi, तो सिग्मा fi मतलब इनको ऐड कर दीजिए, बट इसमें फिर से हम क्या नहीं कर सकते, p की वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि p के एग्जैक्ट वैल्यू अपने को नहीं मालूम, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मालूम। तो 8 7 15 15 15 30 30 30 30 और 14 44 44 और 6 50, 50 आ रहे हैं। अच्छा प्लस का p जरूर रखना है भैया, प्लस का p नहीं छोड़ना है। समझ में आ रही ना बात, ठीक है ना। तो एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, 50 + p 1445 + 25p। अरे 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 थोड़ी सी गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला यहाँ पे जाएगा 25 से मल्टीप्लाई होगा ना, देख लीजिएगा, इसे इसको मल्टीप्लाई करा, इसे इसको मल्टीप्लाई करा, इससे इसको मल्टीप्लाई करें, 25 रहेगा साथ में, ठीक है ना। तो ये 25 रहेगा। अच्छा वो मैंने चेक कर लिया, वरना अभी पूरा करने के बाद चेक करना पड़ता है।
चलिए ये कहानी हो गई आपके पास। क्या इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? ठीक है, डन है। चलिए अब यहाँ पे सबकी वैल्यूज आपको मालूम है, इसकी भी इसकी भी इसकी भी पुट कर दीजिए, है ना। इन दोनों की वैल्यू तो पी के टर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू हम निकाल देंगे। तो इसके प्लेस पे कितना है 28.25, तो पुट करिए 28.25 इज इक्वल टू, इसके प्लेस पे कितना है 1445 बोले तो 1445 प्लस का 25p और डिवाइडेड बाय में इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, कितना निकाला है 50 प्लस का p, 50 प्लस का p। यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। समझ में आ रही बात? यहाँ से डेसिमल हटा दिए, नीचे 100 आ जाएगा, आपको मालूम है क्यों, है ना, 2 डिजिट है आफ्टर डेसिमल, इसीलिए 100, 3 डिजिट होते तो 1000। अब जब भी इक्वल टू का साइन रहता है क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इससे इसको अगर मैं कर देता हूँ तो ऐसे लिख देता हूँ मैं सिंपली पहले, है ना, मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ ऐसे करके 2825 और मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ 50 प्लस का p और इज इक्वल टू में इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 1445 और 00 हो जाएगा, बीच में प्लस, यहाँ पे करेंगे तो 2500 और साथ में आ जाएगा आपके पास p। यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है, अब इनको क्या करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर देता हूँ फटाफट ताकि टाइम ना लगे ज़्यादा। 2825 को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, 50 से। 2825 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से, आ जाएगा 141250 और बीच में प्लस, इससे इसको करेंगे तो 2825p आ जाएगा और इज इक्वल टू में यही चीज़ रहेगी 1445 और 00 और बीच में प्लस में 2500p। क्या इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद का हमारा जो काम है वो पीपी वाले को एक साइड करना है और न्यूमेरिक वैल्यूज को एक साइड करना है, और कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए तो ऐसा करता हूँ, इस पी को अंदर ले आता हूँ, तो 2825p तो पहले से है, ये न्यूमेरिक वैल्यू अंदर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2500p और इक्वल टू में इस वैल्यू को उधर रखिए 144500 और उसमें से माइनस कर दीजिए ये वैल्यू, जब उधर जाएगा तो 141 और 250। क्या इतनी बात समझ में आती है? चलिए यहाँ पे भी माइनस कर देते हैं अब हम, तो मेरे पास अब बचेगा 2825 में से 2500, तो यहाँ पे क्या कितना बच गया, ये 5 बचा, 2825 है ना, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 3 बचा, 325 बच गए। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 325p और इज इक्वल टू में यहाँ पे भी माइनस कर दीजिए, 0 में से जाएगा तो 0, यहाँ बन गया 10, 10 में से 5 जाएगा, तो भाई लिख के कर लेता हूँ, गलती के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चलिए 141250 141250 आ जाएगा 0, 10 में से 5 गए 5, 9 बचा, सॉरी यहाँ पे हाँ 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, उसके बाद तो यहाँ से गया नहीं तो यहाँ पे बचेगा 3 और इधर बच गया 0, 3250 और यहाँ से जब हम p की वैल्यू निकालेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो आ जाएगा 3250 और डिवाइडेड बाय में 325, इससे कैंसिल कर दिए, कितने बार में कटेगा, सीधा 10 बार में, है ना। इससे ये कैंसिल करके 1 तो 10 बच गए। तो जस्ट लेट मी चेक द आंसर, यस p की वैल्यू जो आपके पास है कितना 10 निकल कर आया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। कहीं ना कहीं जो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूँ कि मीन निकालने के लिए दे या ना दे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा, जहां पे आपसे या तो f में से कोई एक चीज गायब कर दिया जाएगा या तो x में से भी गायब कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई सिर्फ f में से ही गायब हो सकता है, नहीं, x में से भी गायब करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। और इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके पास, इंपॉर्टेंट आएंगे आपके पेपर में। चलिए तो क्या करना है आपको, नोट डाउन फटाफट इसको कर लीजिए। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है ना। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं, और आगे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। तो अगेन आपके पास जो कुछ एग्जाम्पल नंबर 7 है वो कुछ इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। समझ में आ रही है बात? कुछ इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, बस वहाँ पे आपके पास जो डिजिट्स होंगे वो आपके पास चेंज मिलेंगे। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है ना। चलिए तो अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और अगर आप एक नए स्टूडेंट है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपके पास 7। तो मीन अगेन आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में, और आपके पास xi गिवन है ना। यहाँ पे 8 है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर 18 है, फिर 20 है, फिर 25 है और फिर आपके पास 30 है। और आपके पास फिर से अगेन फ्रीक्वेंसीज गिवन है, वो कितना आपके पास 12 है, फिर 16 है, तीसरा गायब कर दिया p है, फिर आपके पास 24 है, फिर 16 है, फिर यहाँ पे q है, यहाँ पे 4 है। क्या बात है, गजब। अब यहाँ पे आपके पास दो को गायब कर रखा है, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, समझिएगा। एक तो यहाँ पे p है,
और एक यहाँ पे क्यू है, इन दोनों को ही आपसे यहाँ पे क्या कर दिया गया, गायब कर दिया गया है। और इन सबका सम जो है ना, सम वो आपके पास 100 दे रखा है टोटल। इन फ्रीक्वेंसी का जो मैं सम करूंगा ना, वो कितना दे रखा है आपके पास, 100 दे रखा है। उसके बाद एक मीन और गिवन होगा आपके पास 16.6, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीन, और वो है आपके पास 16.6। ये बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ रही ना बात? तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से करना है। तो ये आपके पास XIA FIA हम कुछ भी अलग स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे, सेम एज इट इज स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास FI और XI निकालेंगे। वाई? बिकॉज वी नीड FI XI इन द फॉर्मूला फॉर मीन। समझ में आ रही है ना बात? कुछ इस तरह से देख लीजिए, हमें क्या चाहिए, सिग्मा FI XI चाहिए। समझ में आ रही है बात? दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड FI इंटू XI। तो FI इंटू XI के लिए क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 से 84, 12 × 8 = 96, तो 96 आ जाएगा। 16 × 160 होता है और 16 × 32 होता है, तो 192 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 15P हो जाएगा। फिर 18 और 24 है ना, तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कैलकुलेटर का यूज़ करूँ क्या, ये हो जाएगा। चलिए 18 × 4 = 72, फिर 18 × 2 = 36 है ना, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, 13, 432, 432, 16 × 2 = 32, 320, और इससे करेंगे तो 25 क्यू ही रह जाएगा, और इसको करेंगे 30 × 120। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात डन है। चलिए अब हमने जो अभी तक करा है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सिंपल स्टेप्स को फॉलो किया है FI और XI निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इनका सम कर देंगे। बट रिमेंबर, हम उसमें एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू बिल्कुल भी ऐड नहीं कर सकते। मालूम है ना क्यों? है ना, क्योंकि इसके एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मालूम। तो हमें चाहिए सिग्मा FI और XI, और इन सबको क्या करना है, अपने को सम करना है। तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ, जल्दी से कर देता हूँ। 96 + 92, 96 + 192, और प्लस में आ चुका है 432, 432, और फिर प्लस में आ चुका है 320, और फिर ओहो मैंने गलत कर दिया, फिर से करना पड़ेगा। 96 और प्लस में 192, प्लस में 432, प्लस में 320, प्लस में 120। चलिए 1160। समझ में आ रही है बात? कितनी आ रही है आपके पास? 1160, 1160। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू प्लस में लिखा जाएगा। यस, प्लस में 15P और प्लस में 25Q, ये चीज़ आपके पास लिखा जाएगा। अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आपको सिग्मा FI मालूम है, जो आपको नीचे से ये डिनोमिनेटर में सिग्मा FI XI मालूम है, जो क्या चाहिए आपके पास न्यूमरेटर में, और मीन जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है। सबकी ही वैल्यू मालूम है वहाँ पे, तीनों की उसमें रखेंगे, इधर उधर करेंगे तो एक आपके पास इक्वेशन बनकर आएगा P और Q के टर्म में। अगर एक ही वेरिएबल रहता है, सिंपल P या फिर सिंपल Q, तब तो सिंपली उसकी वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन जब दो वेरिएबल रहेंगे और इक्वेशन एक ही है हमारे पास, देख लीजिए यहाँ से एक इक्वेशन है, तो सॉल्व होगा ही नहीं। तो उसके लिए हमें एक और इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी, वो हम आपको यहाँ से बना कर दिखाएंगे, यहाँ से। तो उसको भी थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए, पहले हम यहाँ से ऐसा काम कर लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं, क्योंकि इनको ना मिटाने की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन तैयार करके रख लेता हूँ और वहाँ से सेकंड इक्वेशन तैयार कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मतलब आपको पहले से पता है कि इस पूरे वैल्यूज को ऐड करेंगे तब जाकर क्या आएगा, 100 आएगा। तो जिसमें से ये भी एडेड है और ये भी एडेड है, तब जाकर ये कितना है, 100 है। समझ में आ रही है ना बात? तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देता हूँ और बाकी सबको ऐड करता हूँ। तो इसको ऐड करूंगा, 16 12 28 हो जाएगा। 28 और 24 को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो 30, और कितना बचा 22, 52 हो जाएगा। 52 और 4 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 और 16 का अगर मैं ऐड कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, 60, 60 और 12 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 72। और उसमें आपको प्लस करना पड़ेगा P और फिर प्लस करना पड़ेगा Q, और इन सबको अगर मैं ऐड कर दूँ तो किसके इक्वल आ जाएगा, 100 के इक्वल आ जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी तरह की किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? गॉट इट। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, 72 उधर भेज देता हूँ, तो P प्लस का Q इज इक्वल टू, उधर चला जाएगा तो 100 में से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 28। ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये बन गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। क्या किया मैंने, इन सबको जोड़ दिया और इक्वल टू में 100 रख दिया। 72 उधर चला गया, कितना बचा, इधर 8 बच जाएंगे, 80 बन जाएंगे, और 20 28। तो बिल्कुल सही करा, P प्लस Q इज इक्वल टू 28। ये जो चीज़ है वो आपके पास इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है। फर्स्ट इक्वेशन को हमने तैयार कर दिया है, अब हमारी बारी है सेकंड इक्वेशन को तैयार करने की। तो चलिए करते हैं।
कहीं ना कहीं हम अभी इसका यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ से भी हमारे पास एक और इक्वेशन निकल कर आने वाला है। और आपको मैंने ऑलरेडी साइमल्टेनियसली इन द इक्वेशन चैप्टर करवा दिया है, जहाँ पे आपके पास मैंने डिस्कस कर दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होते हैं, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, रिड्यूस करके क्या होता है। तो कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी पता है कि दो लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपकी मर्जी होगी किसी भी मेथड से उनको सॉल्व कर लेंगे। पहले इक्वेशन तो तैयार करें, फर्स्ट तैयार है, सेकंड को देखते हैं। मीन की जगह क्या है 16.6, बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई। 16.6 और इज इक्वल टू में सिग्मा एफ आई एक्स एक जगह ये आ जाएगा 1160, फिर प्लस में 15p और प्लस में 25q और डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई कितना है 100, है ना। ध्यान रखिएगा सिग्मा एफ आई की जगह ये मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना, बड़ा ही पेचीदा सा आंसर आने लगेगा, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, खैर होगा कुछ नहीं, ठीक है। तो टोटल वैल्यूज हमें सबमिशन गिवन है तो हम इजी कर लेंगे ना अपना। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और कुछ नहीं, इससे इसको करेंगे तो वही आ जाएगा। तो 1160 प्लस का 15p और प्लस का 25q इज इक्वल टू, इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा 1660, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, समझ में आ रही बात, ठीक है ना। चलिए तो अब क्या करा जाए, p और q को इधर रखा जाए, p 15p और प्लस का 25q इज इक्वल टू 1660 में से इसको उधर माइनस कर देता हूँ 1160, तो इधर बच जाएगा 15p और प्लस का 25 का q और इज इक्वल टू माइनस कर देते हैं 1660 में 1160 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 00, 5 बचेगा, बस 500 बचेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है ना। चलिए अब ये आपके पास जो है वो सेकंड इक्वेशन तैयार है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू से डिवाइड करके, दोनों साइड कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5। ऐसा क्यों किया, ताकि जो नंबर से इनके जो कॉफिशिएंट्स वो थोड़े छोटे हो जाएं और कुछ नहीं, तो कैलकुलेशन करने में ईजी होगा, सॉल्व करने में। तो 5 इसके नीचे जाएगा तो 5 3 जा 3p बचा देगा, बीच में प्लस, इसके नीचे जाएगा तो काट कर 5q बचा देगा और इक्वल टू में 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 100 आ जाएगा। और ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन तैयार है। बताइए यहाँ तक किसी तरह की किसी को भी कोई प्रॉब्लम भाई, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना सबको। चलिए आगे लेकर चलते हैं। अब ऊपर की चीज़ें मुझे मिटाने की जरूरत पड़ेगी तो फटाफट एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि मैं दोनों इक्वेशन को इधर सॉल्व करके आपको दिखा दूँ। इसको हटा दिया जाए भाई, ठीक है, ये भी, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। p प्लस क्यू इज इक्वल टू 28, फर्स्ट इक्वेशन मालूम है अपने को, और ये आपके पास सेकेंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3p प्लस का 5q इज इक्वल टू 100, और एक था आपके पास p प्लस क्यू इज इक्वल टू 28। बस इनको अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। और कहीं ना कहीं आपको मैंने एलिमिनेशन मेथड सिखाई रखा है, तो या तो p वाले का या तो q वाले का, वहाँ पे x y होता था, तो यहाँ पे p q है, कोई दिक्कत नहीं, वही दो वेरिएबल हैं, है ना। या तो p या तो q, किसी की भी आप न्यूमेरिक वैल्यू सेम कर सकते हैं, बोले तो कोफिशिएंट। यहाँ पे 3 मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस वाली इक्वेशन को, तो ऊपर वाला तो यही रहेगा 3p प्लस का 5q इज इक्वल टू 100, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3p प्लस का 3q इज इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8 3 24 के 4, 2 3 6 1 7 1 8, है ना, 2 3 6 2 और 8 84। अब इनको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना, क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2q बचेगा, और इक्वल टू में इसको माइनस करूंगा, कितना बचेगा 16 बचेगा, कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए q की वैल्यू निकालेंगे 16 डिवाइडेड बाय 2 और कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, q की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 8 आ गया। अब इस 8 को आप फर्स्ट इक्वेशन में जो था ना उसमें पुट कर दीजिए, तो p प्लस क्यू की जगह 8 इज इक्वल टू 28, तो p इज इक्वल टू 28 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 20, तो p की वैल्यू 20 और q की वैल्यू 8 निकल कर आ चुका है। और यही वैल्यू आपको क्या करना था, निकालना था। देख लीजिए दोनों को मिलाकर 28 है ना, तो p और q को मिलाकर कितना आ रहा था हमारे पास 28 आ रहा था। एक बार आंसर चेक कर लिया जाए, और आंसर भी बिल्कुल ही करेक्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आती है, डन है। तो बेसिकली आपको मीन निकालने का मैंने आप लोगों को मेथड बता दिए हैं पूरे 1, है ना। वैसे तो 3 बताएं, लेकिन जो डिस्कस किया आप लोगों के साथ, जो सारे कंसेप्ट समझाए हैं आपको, वो सिर्फ और सिर्फ एक बताया है, दैट इज योर डायरेक्ट मेथड। अब बात आती है जो पेपर में आता है क्वेश्चन, उसमें अगर मेंशन है कोई स्पेशलाइज किया गया है मेथड को, तभी आपको उस मेथड से करना है, अदरवाइज आपकी मर्जी होती है। और सबसे जो इजी रहेगा वो आपके पास डायरेक्ट मेथड रहेगा। तो मैं तो जो प्रेफर करूंगा आप लोगों को, तो डायरेक्ट मेथड से क्या कीजिएगा। समझ में आ रही है ना बात, डन है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
नहीं भी समझ में आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कमेंट करके बता दीजिएगा किस स्टेप में क्या प्रॉब्लम है, तो कोशिश करूंगा कमेंट के थ्रू ही आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का। उसके बाद भी अगर बड़ा सा प्रॉब्लम है तो अगेन वीडियो बनाकर आपको उसको हम क्लियर जरूर कर देंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए। तो मेन काम जो रहता है प्रैक्टिस करने का, उसको तो कभी भी नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ आप लोगों से प्रैक्टिस करना मस्ट है ना। सबसे पहला काम है आपको पढ़ाई करना है तो प्रैक्टिस करना है। समझ में आ रही है बात? ओके, तो आपका जो काम रहता है वीडियो को लाइक करके शेयर करने का, साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट आए हैं इस चैनल पे तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नए वीडियो को अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि कौन से चैप्टर का कब चाहिए, कैसा चाहिए, आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।